की तरफ से जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ 1 मार्च से ये जूम ट्रेनिंग क्लास शुरू हो गया है कमिश्नर हेल्थ के निर्देश पर। तो इसमें हम डिफरेंट चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड और भी जितने टॉपिक्स हैं, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक्सपर्ट जो हमारे स्पीकर हैं उनसे डेली करवाते हैं 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो उसी में कल जो अभियान किया था, सांस अभियान, निमोनिया कंट्रोल का जो अभियान है शासन का, उसमें सभी हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सभी की ट्रेनिंग हो रही है। और हम चाहते हैं कि इस कोरोना पीरियड में जूम के माध्यम से अधिक हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर, आशा कार्यकर्ता तक सब लोग इससे अभियान से जुड़े। और इसमें निमोनिया कैसे कंट्रोल करना है, निमोनिया की वजह से जैसा कल बताया था कि मॉर्टेलिटी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है, 15% तक मॉर्टेलिटी है। तो इसको अपन अच्छे से मैनेज करें, उसको पहचानें और कम्युनिटी लेवल में और हॉस्पिटल में, जिससे हमारे बच्चों की मॉर्टेलिटी कम से कम की जा सके। तो कल अपन ने 0 to 59 डेज के बारे में कैसे निमोनिया को पहचानें, कैसे उपचार करें, उसके बारे में कल बताया था। आज 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं, तो मैनेज कैसे करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जो CHO पोस्टेड हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए हैं सरकार ने, तो वो किस तरह से पहचानेंगे और अपनी सेवाएं देंगे, क्या हेल्प करेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे और कब रिफर करेंगे। तो ये बहुत जरूरी और आवश्यक ट्रेनिंग क्लास है। इसमें हमारे साथ फैकल्टी के, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूट में सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर सुनील बुचके, वो आपको बताएंगे कि 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया में कैसे अपन उनके लक्षणों से पहचानेंगे, कैसी सीवियरिटी डिसाइड करेंगे और कब उनको रिपेयर करना है, क्या इलाज देना है। तो इसके बारे में डॉक्टर बुचके साहब आप लोगों को बताएंगे। Thank you very much, sir, and good afternoon, everybody. शेयर हम लोग PPT के माध्यम से आज लोग चर्चा करेंगे हम लोग सांस अभियान के बारे में। सांस अभियान जो है, इट इज अ वेरी एम्बिशियस कैंपेन लॉन्च्ड बाय MHW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली। और ये इसकी शुरुआत हुई 16 नवंबर 2019 से, लेकिन इस अभियान ने गति पकड़ी है 2020 12 नवंबर से। और जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, इसको अभियान को चालू किया गया आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 5 फरवरी को। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, भोपाल में पुरानी विधानसभा है, मिंटो हॉल, वहां पे जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुदयाल चौधरी द्वारा। और इसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी मुख्य जितने भी वो थे अधिकारी लोग थे, चाहे CR सुलेमान सर जी हो या MD NRHM हो या फिर स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल जी, सभी लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया सांस। सांस जो है श्वसन से, ब्रीदिंग से रिलेटेड एकदम नाम से ही हम लोगों को आता है, लेकिन इस कैंपेन में इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वह सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज चाइल्डहुड निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन, मतलब अभियान। तो इसके अगर हम नाम से ही देखेंगे तो नाम से ही काफी कुछ इसमें क्लियर हो रहा है कि इसके 2 पार्ट हैं। एक सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस मतलब आम जनता में जागरूकता बढ़ाना कि वो खुद पहचान सके कि निमोनिया के बच्चे में लक्षण कौन से हैं और क्या इसको निमोनिया होने की संभावना है, और अगर ऐसा है तो तुरंत उचित समय पे स्वास्थ्य केंद्र पर जाके उसका इलाज ले सके।
दूसरा जो है एक्शन, तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ता से लेके ऊपर के स्तर के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ केयर गिवर्स, वो लोग इसको एक अभियान के रूप में इसको पहचाने और इसका उचित इलाज करें। उसके एक प्रोटोकॉल बनाए गए हैं और जो सभी किसी भी स्तर पे भी होगा तो एक ही प्रकार का इलाज होगा और पहचान होगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हमारे देश में अंडर 5 मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर काफी ज्यादा है। और उसके अगर हम कारणों में जाए तो 2 कारण मुख्य रूप से उभर के सामने आते हैं। एक निमोनिया जो सबसे ज्यादा है 14.3%, और दूसरा डायरिया 9.2%। तो ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके लिए हमको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए अभियान चलाया गया, पीडीएम चलाया गया था, निमोनिया डायरिया मैनेजमेंट कार्यक्रम, और अब जो है सांस अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है निमोनिया के द्वारा होने वाली मृत्यु दर कम करना। न केवल मृत्यु दर कम करना, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं जो आपको सामने प्रदर्शित हो रहा है कि अगर हम एक बार भी अगर किसी का निमोनिया का अटैक पड़ता है, उसकी अगर हम गिनती करें तो साल भर में 3 करोड़ बार निमोनिया का अटैक होता है, और उसमें से 10% लगभग 30 लाख सीवियर अटैक है, मतलब खतरनाक अटैक है। और निमोनिया के कारण अगर मृत्यु दर की बात करें, अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें, तो 1000 अगर जीवित बच्चे हैं तो उसमें से 5.7 बच्चों की इससे मृत्यु हो जाती है। तो इसके रोकने के लिए अभियान चालू किया गया, लेकिन अभियान कभी भी चालू करते हैं तो उसके कुछ टारगेट रहते हैं, कुछ गोल रहते हैं। तो ये जो गोल है 2025 तक हम लोगों को प्राप्त करना है, और वो इसमें अगर निमोनिया की बात करें तो उसमें 2 गोल रखे गए। नंबर 1, जो मृत्यु दर अभी 5.7 प्रति 1000 बच्चों पे है, उसको घटाकर 3 से भी कम लाना है। और दूसरा, जो सीवियर निमोनिया के अटैक जो 30 लाख हो रहे हैं, जो 2010 में इससे भी ज्यादा होते थे, तो उससे 75% हम लोगों को कम लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है कि निमोनिया क्या है, इसके ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। निमोनिया सीधे सीधे बात है कि लंग्स का इन्फ्लामेशन, और ये इसका और नामों से भी कई बार इसको बोला जाता है, जैसे ALRI, एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में जाए तो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरल से भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, और यहाँ तक कि पैरासाइट से भी हो सकता है। लेकिन अगर मुख्य हम देखें कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किसके द्वारा होता है, तो 2 से होता है। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा हीमोफिलस एच इन्फ्लुएंजाe, जिसको कॉमनली एच इन्फ्लुएंजाe बोलते हैं। अगर मृत्यु की बात करें तो इसमें 2 कारणों से हो सकती है। एक, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, या फिर उसमें पानी भर गया या पस भर गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में, तो हाइपोक्सिया के कारण। या दूसरा, इन्फेक्शन लंग्स से फैल के पूरे शरीर में फैल जाए और सेप्सिस हो जाती है, उसके कारण भी मृत्यु हो सकती है। अगर लक्षणों की बात करें तो सबसे मुख्य लक्षण निमोनिया का हम लोग सब जानते हैं कि कफ या खांसी है, लेकिन साथ में बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये 3 इसके मुख्य लक्षण हैं। यहाँ पे अगर हम फोटो की तरफ देखें तो लेफ्ट पार्ट वाले में हम देख रहे हैं ब्रोंकस है, उसके नीचे निमोनिया है। ब्रोंकस के नीचे एल्वियोलाई है, राइट वाले में निमोनिया है, लेफ्ट वाले में नॉर्मल है। तो इसमें देखिए स्पेसेस हैं, एयर भरी हुई है, हवा है। राइट वाले में देखिए कि उसमें फ्लूइड भर गया है, जिससे इसको फैलने में और ऑक्सीजन को लेने में, हवा को लेने में दिक्कत होती है, इसलिए इसमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। राइट वाले पार्ट में हम देखें तो इसमें 2 पार्ट है, अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट बता रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। ये नेजल कैविटी से नाक से लेके और फेरिंग्स और लेरिंग्स तक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चालू होता है ट्रेकिया से लेके लंग्स के एल्वियोलाई तक, ब्रोंकस रहते हैं उसमें। जो हम निमोनिया की बात करते हैं, जो लोअर पार्ट है उसका इन्फेक्शन होता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सांस अभियान में इसको कंट्रोल करने के लिए 3 प्रोंग स्ट्रेटेजीज हैं, मतलब 3 प्रकार की स्ट्रेटेजीज हैं। एक है प्रोटेक्ट, एक है प्रिवेंट, और एक है ट्रीट। इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ये हम देखें कि अगर किसी बीमारी के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने PSA में पढ़ा है कि 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी।
प्राइमरी प्रिवेंशन पे रहता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन, और सेकेंडरी में रहता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये हमारे 3 pronged स्ट्रेटेजी है। ये बेसिकली 2 लेवल है प्रिवेंशन के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसको फोकस करके किया गया है प्रोटेक्ट प्रिवेंट एंड ट्रीट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। और यही इसकी सबसे मुख्य बात है, वो ये 3 pronged स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल निमोनिया अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। प्रोटेक्ट में अगर हम देखें तो इसमें क्या करना रहता है, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस करनी है। क्या गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस है, अगर बच्चा पैदा हो रहा है उससे लेके 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना, इसके अलावा ऊपर से कुछ नहीं देना। उसके 6 महीने के बाद उम्र के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना है, लेकिन साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है, 2 साल तक कंटिन्यू कम से कम रखना है। तो ये चीज निमोनिया को रोकने में बड़ी सहायक है। दूसरी चीज है विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन, ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे कि निमोनिया होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये प्रोटेक्ट है। दूसरा है प्रिवेंट। प्रिवेंट में क्या करना है कि इसमें ये करना है कि इम्यूनाइजेशन, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है यूआईपी प्रोग्राम, इसका कवरेज बढ़ाना है और इसको हर एक बच्चे को इम्यूनाइजेशन हो जाए। क्यों करना चाहते हैं कि उसमें मीजल्स या एमआर या एमएमआर वैक्सीन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन है और पीसीबी न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये 3 वैक्सीन ऐसी है जो निमोनिया होने में या उसकी सीवियरिटी को कम करने में सहायक होती है। इसलिए इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत इनका इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण होना अति आवश्यक है। उससे प्रिवेंट हो जाएगा बच्चा निमोनिया होने से, उसको निमोनिया होने का होगा ही नहीं या होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जैसा हम लोगों को मालूम है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का सस्ता सुंदर सुलभ उपाय क्या है, बार बार हाथ धोना। और अभी कोरोना काल में हम लोग इसके ऊपर बार बार चर्चा करते हैं कि हाथ बार बार धोना, तो ये बाकी बीमारियों के साथ साथ निमोनिया को भी कम करता है। इसके साथ प्रिवेंट में एक चीज और है कि एयर पॉल्यूशन, हाउस होल्ड, घर में जो है अगर वायु प्रदूषण कम होगा तो उससे 45% निमोनिया की डेथ में कमी की जा सकती है। ऐसा WHO ने अपने पाया है। इसलिए हाउस होल्ड का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी हमको कम करना, ये प्रिवेंट में आ जाएगा। ट्रीट में, जैसा कि हमने बताया सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ट्रीट का मतलब अकेला ट्रीट नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट तो होना है, लेकिन वास्तव में क्या होना और क्या नहीं होना उसके ऊपर स्वास्थ्य अभियान में बहुत अच्छे से बताया गया है। और अक्रॉस द स्टेट ये प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन कम्युनिटी लेवल पे होना और हर एक लेवल पे इसका ट्रीटमेंट होगा। हर एक लेवल मतलब ग्रास रूट, मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सबसे निचला स्तर रहता है। हेल्थ सेंटर की बात करें तो सब हेल्थ सेंटर, जिसको आजकल बोला गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहां पे इसका इलाज हो जाए। और अगर जहां तक हम अगर हेल्थ केयर गिवर की बात करें तो सबसे नीचे स्तर पर रहता है आशा। तो इन लोगों को हमने इंक्लूड करके, इनको जोड़ के इस प्रोग्राम को हमने सफल बनाने के लिए और निमोनिया को कम करने के लिए सांस कैंपेन में काम किया है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी से चल रहे हैं जो या तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या प्रोटेक्ट और ट्रीट कर रहे हैं या प्रोटेक्ट प्रिवेंट एंड ट्रीट में आ रहे हैं। 3 में से कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं। इसमें IYCF है, जैसे HBNC है, HBNC है ना, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। IYCF मतलब इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम, ये प्रोटेक्ट में आएगा। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन की बात करें तो ये प्रोटेक्ट में आएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या मिशन इंद्रधनुष है, ये प्रिवेंट में आएगा। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, ये प्रोटेक्ट और ट्रीट में आएगा। मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ अभियान है, ये प्रोटेक्ट और ट्रीट में आएगा। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रोटेक्ट प्रिवेंट एंड ट्रीट में आएगा। HBYC होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर, ये प्रोटेक्ट प्रिवेंट ट्रीट में आएगा। IMNCI और FIMNCI, ये प्रोटेक्ट प्रिवेंट और ट्रीट इसमें आएगा। फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर FBNC, ये ट्रीट में आएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो हम लोग 12 वहां पे सुविधा देने वाले वो प्रिवेंट में आएगा, ट्रीट में भी आएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये प्रिवेंट वाला कार्यक्रम, ये वाला देखा था कि
उज्ज्वल योजना से घर में गैस सिलेंडर से उपलब्ध कराई गई, जिससे कि घर का वायु प्रदूषण कम, 45% निमोनिया से बच्चों में मृत्यु कम की जा सकती थी। ये प्रिवेंट में आएगा। आरबीएस के प्रोग्राम है, ये प्रिवेंट में आएगा। ये जो आपके सामने लिस्ट है प्रोग्राम की, इसके अलावा हमारे आदरणीय स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल जी ने एक और कार्यक्रम चालू किया है जो खास तौर पे नियोनेटल डेथ को रोकने के लिए है। वो एनआरसी प्रोग्राम है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन प्रोग्राम, फर्स्ट गोल्डन मिनट। ये प्रोग्राम 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया और उसकी ट्रेनिंग भी हमारे डायरेक्टर डॉक्टर डी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे इस संस्थान में प्रशिक्षण ये कार्यक्रम चल रहा है। अब अगर हम बात करें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए है, तो मैनेजमेंट की बात होती है। मैनेजमेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक रहता है उसका आइडेंटिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसका डायग्नोसिस, और दूसरा रहता है ट्रीटमेंट। तो इसमें 2 मुख्य रूप से साइन रहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 0 से लेके 59 दिन की बात कल हो चुकी है, इसलिए अब हम बात करेंगे 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के, मतलब 2 to 59 मंथ्स की। तो इसमें 2 चीजें रहती हैं जिसमें खास तौर पे निमोनिया के लिए ध्यान देना है, फास्ट ब्रीदिंग, दूसरा चेस्ट ड्रॉइंग। ये क्या रहता है, क्या पूछना है, कैसे देखना, आगे चर्चा करेंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर 2 महीने से बड़ा बच्चा कोई भी आता है, 5 साल का, और कोई भी कंप्लेंट लेके आता है, मान लीजिए बोलता है कि मेरे को खांसी सर्दी है, या वो बोलता है कि मेरे को दस्त लग रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तब भी हमको जब उनका असेसमेंट करना है, जांच करनी है, तो शुरुआत करते हैं हम 4 जनरल डेंजर साइन से। कोई भी कंप्लेंट लेके आए, और वो कौन कौन से हैं? नॉट एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, वॉमिट्स एवरीथिंग, कन्वल्शन, लिथार्जिक और अनकॉन्शियस। ये 4 जनरल डेंजर साइन पूछने के बाद फिर उसकी जो मेन कंप्लेंट है उसका असेसमेंट या उसकी जांच करते हैं। तो ये हमको जानना जरूरी है कि अगर कोई दस्त भी लेके आए तो सीधे दस्त की जांच नहीं करनी। अगर बच्चा 2 महीने से लेके 5 साल के बीच में, सबसे पहले हमें चर्चा करनी है जनरल डेंजर साइन की। तो पहले हम चर्चा करेंगे असेसमेंट की, जनरल डेंजर साइन की। तो उसमें पहला क्या था कि बच्चा जो है सब कुछ पी पा रहा है क्या, ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहा है क्या, ड्रिंक कर रहा है, इसकी चर्चा हम करते हैं। 6 महीने से अगर ऊपर है या उसके टॉप फीडिंग चालू है। तो अगर बच्चा जो है कुछ भी लेता है और उल्टी कर देता है, तब हम इस साइन को पॉजिटिव मानते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ चीज लेता है और कुछ नहीं लेता तो नहीं मानेंगे। कुछ भी मुंह से नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे में ये साइन पॉजिटिव है। दूसरा है कि क्या सब कुछ उल्टी कर देता है। उल्टी करने में कई बार ऐसा देखा गया है कि मान लो बच्चे को बिस्कुट दे दिया तो उसको उल्टी नहीं किया, लेकिन कोई भी लिक्विड दिया उसको उल्टी कर दिया, तो ये साइन हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। पॉजिटिव तभी मानेंगे जब मुंह से कुछ भी दे रहे हैं और वो उसको उल्टी कर दे रहा है, तब हम इस साइन को पॉजिटिव मानेंगे। फिर हम पूछेंगे क्या बच्चे को कन्वल्सन आए थे, झटके आए थे। अलग अलग क्षेत्र में इसके लिए अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो अगर उसने बोला हाँ आते हैं, तो हम इस साइन को पॉजिटिव मानेंगे। ये पहले वाले 3 जनरल डेंजर साइन है, ये आमतौर पे पूछ के हम इसको फाइनल कर लेते हैं। लेकिन अगर पहले वाले साइन में एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड में अगर हमको कुछ शंका लगती है, तो हम उसको बच्चे को बोलेंगे कि हमारे सामने पिला के दिखाओ और ये पी पा रहा है कि नहीं पी पा रहा है। तो 3 चीज हमको सिर्फ पूछ के मालूम पड़ जाएगी, और एक चीज हमको देखना पड़ेगी कि बच्चा लेथार्जिक मतलब सुस्त है या अनकॉन्शियस है। सामान्य तौर पे बच्चा नोटिस करता है अगर कहीं से आवाज आए या उसके सामने कोई मूवमेंट है, लेकिन अगर बच्चा नोटिस नहीं कर रहा है, शून्य में देख रहा है, तो मान के चलते हैं कि बच्चा लेथार्जिक है। और किसी भी प्रकार के स्टिमुलाई को अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा अनकॉन्शियस है। लेकिन इतने छोटे बच्चों में कई बार हमको ये भी देखना पड़ता है कि बच्चे बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं हो जाए कि हम उसको लेथार्जिक वाले में दे दें। तो उसकी माँ को बोले कि एक बार इसको उठा के देखें बच्चा उठ रहा है कि अगर लेथार्जिक या अनकॉन्शियस है, इसका मतलब ये है कि बच्चे में ये जनरल डेंजर साइन मौजूद है। और अगर जनरल डेंजर एक भी साइन 4 में से मौजूद है, तो इसका मतलब है कि बच्चा खतरे में है, उसको हमें रेफर करना ही करना। ये प्राइमरी लेवल की बात है। अगर ना टर्शरी या सेकेंडरी लेवल पे तो शायद वहां पर रेफर नहीं करना पड़े, लेकिन निचले स्तर पे ऐसे बच्चों को रेफर करना है क्योंकि वे खतरे के अंदर है।
4 जनरल डेंजर साइन का जो हम लोग असेसमेंट कर लिया, उसकी जांच कर ली। अब हम उससे बच्चे से पूछेंगे, बच्चे से मतलब उसके मदर से या जो उसको लेके आए, क्या बच्चे को खांसी आती है या उसको सांस लेने में कोई तकलीफ है। अगर उन्होंने बोला हाँ, तब आगे की हम जांच करेंगे। अगर उन्होंने नहीं बोल दिया तो आगे की जांच नहीं करनी, इसका मतलब बच्चे को निमोनिया नहीं है। अगर हाँ बोला तो अगला हमारा सवाल रहेगा कि बच्चे को कब से दिक्कत है, कब से खांसी आ रही है या सांस लेने में दिक्कत है। अगर वो 14 दिन से ज्यादा है, तो जैसे हम लोगों को मालूम है कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसको पहले RNTC भी बोलते थे, वो चेंज होकर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। तो 14 दिन से अगर कोई भी बच्चे को ज्यादा समय से या किसी को भी, बड़े को भी अगर खांसी आ रही है, तो उसको हम ट्यूबरकुलोसिस के असेसमेंट के लिए उसको रेफर करना रहता है। वो चीज यहाँ पे भी लागू हुई। अब अगर उसको खांसी आ रही है या सांस लेने में तकलीफ है, तो हमने बोला इसके 2 मुख्य लक्षण है, एक है फास्ट ब्रीदिंग, दूसरा चेस्ट एल्बोइंग। तो फास्ट ब्रीदिंग कैसे मालूम करेंगे, तो हमको उसके ब्रीदिंग की रेट देखना पड़ेगी, श्वसन दर नापना पड़ेगी। और इसमें जैसे कल सर ने बताया था कि जब हम इस ब्रीदिंग देखते हैं बच्चों में, तो पूरा 1 मिनट देखना है। ऐसा नहीं करना है कि 15 सेकंड देख लिया और फिर उसको 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। ये बच्चों में लागू नहीं होता, उसका पूरा 1 मिनट देखना है। कुछ शर्तें रहती हैं, वो दोनों ही जगह लागू हो रही है, चेस्ट ड्राइंग में भी और फास्ट ब्रीदिंग में भी, कि जब हम ये इसकी रेस्पिरेटरी रेट काउंटिंग कर रहे हैं, ब्रीथ पर मिनट देख रहे हैं, तो बच्चा शांत होना चाहिए। और देखेंगे कैसे, या तो हमारे पास डिजिटल वॉच होना चाहिए या ऐसी घड़ी होनी चाहिए जिसमें सेकंड का कांटा होना चाहिए, और उसके छाती पर या पेट के ऊपर एक जगह कोई हम निर्धारित कर लेंगे। और उसके बाद में या तो जब चेस्ट राइज होती है, ऊपर होती है उस समय, या जब नीचे जाते है उस समय, किसी एक समय हमेशा हम उसको काउंट करेंगे पूरी 1 मिनट तक। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको रिपीट कर लीजिए, और दूसरी बार जो आएगी उसको फाइनल मानते हैं, पर तीसरी बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों की कौन सी रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीथ पर मिनट को हम बोलेंगे इस बच्चे को फास्ट ब्रीथिंग। तो इसमें 2 टुकड़ों में बांटा गया है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से लेके 1 साल के अंदर है, तो उसमें अगर 50 बार वो सांस लेता है 1 मिनट के अंदर या उससे ज्यादा लेता है, तो हम बोलते हैं कि इसकी सांस तेज है, फास्ट ब्रीदिंग है। अगर बच्चा 1 साल से लेके 5 साल तक की उम्र का है, तो उसमें 40 या उससे ज्यादा अगर 1 मिनट में सांस हो रही है, तो हम बोलते हैं कि इस बच्चे की सांस तेज है। जैसा कल बताया था कि 2 महीने तक का बच्चा, मतलब 0 to 2 months है, तो उसमें 60 या उससे अधिक है, तब हम बोलते हैं कि बच्चे की तेज सांस है। दूसरा हमने बताया था असेसमेंट में, एक चीज बताई कि फास्ट ब्रीदिंग है क्या, ये देखना है। दूसरी देखिए चेस्ट इंड्रॉइंग है कि नहीं। जब भी कोई भी सांस लेता है, हम भी अगर लेके देखें, तो जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पूरी चेस्ट बाहर की तरफ जाती है। जब सांस हम छोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो पूरी चेस्ट अंदर की तरफ सिकुड़ती है। तो चेस्ट इंड्रॉइंग कब देखनी है, हमको देखनी है कि जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय देखेंगे तो क्या होगा, और जिस समय सांस अंदर लेंगे तो उस समय क्या होगा। जब सांस अंदर लेंगे तब पूरी चेस्ट बाहर जानी चाहिए, एब्डोमेन बाहर जाना चाहिए। लेकिन चेस्ट ड्राइंग में क्या रहता है, चेस्ट का ऊपरी हिस्सा तो बाहर की तरफ फैलता है, मतलब फैलता है, और निचला हिस्सा है वो अंदर की तरफ धंसता हुआ दिखता है। मतलब चेस्ट ड्राइंग देखना है हमको, तो जैसे फोटो में दिख रहा है, जो तीर आपको दिखा रहे हैं पसलियों के निचले हिस्से को देखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सीना, चेस्ट जो है उसका निचला हिस्सा अंदर की तरफ धंसता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसा हमको अगर दिखे तो इसका मतलब है कि इस बच्चे में चेस्ट एंड्रॉइंग का साइन प्रेजेंट है। जब हमने असेसमेंट कर लिया तो अब हम उसको क्लासिफाई करना है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो 2 चीज यहाँ पे स्लाइड में देखने लायक है। एक इसमें कलर कॉम्बिनेशन, और दूसरा उसके हेडिंग। कलर कॉम्बिनेशन में अगर रेड में है तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता को उसको रेफर करना है, येलो में है इसका मतलब उसको ट्रीटमेंट देना है, और ग्रीन में है इसका मतलब बच्चे को कोई खास परेशानी नहीं है, इसको घर पे रह के घरेलू इलाज से बच्चे का इलाज करना है। दूसरी चीज इसमें देखना है, जो हेडिंग दिया गया, पहला दिया हुआ साइन, दूसरा क्लासीफाई और तीसरा मैनेजमेंट।
यहाँ पे डायग्नोसिस शब्द का कहीं उपयोग नहीं है। तो क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, जो आपने लक्षण देखा उसके आधार पे, और जो वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, उसके आधार पर उसका मैनेजमेंट या उसका ट्रीटमेंट करना। अब इसी स्लाइड में सबसे ऊपर वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है फॉर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका मतलब ये है कि ये वाला वर्गीकरण जो लागू करना है वो आशा के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं में थोड़ा थोड़ा सा अंतर आएगा। इसमें वो आशा इसमें कैसे क्लासिफाई करेगी, मतलब आशा भी ये साइन दे सकती है, तेज सांस चलना, जनरल डेंजर साइन और पसलियों का धंसना, ये आराम से देख सकती है, और उसको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो पहचान कर लेगी। अब अगर साइन में जनरल डेंजर साइन मिलता है, मतलब 4 में से 1 भी मिलता है, 2 3 4 मिले तो ठीक है, लेकिन अगर 1 भी मिलता है, या चेस्ट इंड्रॉइंग है मतलब पसली धस रही, या दोनों है, तो इसका क्लासिफिकेशन होगा सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर डिसीज। ऐसी कंडीशन में आशा को क्या करना है, तो आशा को एमॉक्सिसिलिन का डोज देके उसको हेल्थ फैसिलिटी पे, स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करना है। लेकिन रेफर करने के पहले उसको एमॉक्सिसिलिन का एक डोज देके देना है। नेचुरली बच्चा मुंह से ले सकता है तभी देना, अगर मुंह से नहीं ले पा रहा है, अगर अनकॉन्शियस है तो नहीं देगी, बिना दिए उसको रेफर करना। अगर बच्चे में जनरल डेंजर साइन कोई मौजूद नहीं है लेकिन फास्ट ब्रीदिंग है, तो उसका होगा निमोनिया। फास्ट ब्रीदिंग हम पहले ही बता चुके हैं, 2 महीने से लेके 1 साल तक 50 ब्रीथ पर मिनट, और 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में 40 ब्रीथ पर मिनट या इससे ज्यादा है तो निमोनिया होगा। अगर निमोनिया है तो इसमें आशा को रेफर करना है, आशा को दोनों कंडीशन में रेफर करना है, उसको आगे ट्रीटमेंट नहीं करना है, और वो रेफर करेगी स्वास्थ्य केंद्र पे, और एमॉक्सिसिलिन की एक खुराक करेगी और मुंह से ले सकता है। अगर बच्चे को कोई जनरल डेंजर साइन नहीं है, फास्ट ब्रीदिंग नहीं है, चेस्ट इंड्रॉइंग नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को निमोनिया नहीं है, कफ और फूल है, और ऐसे में बच्चे को घर पे रह के उसको घरेलू साधनों से उसका जो है इलाज किया जा सकता है। लेकिन 5 दिन बाद उसको फिर बुला के देखना है कि उसकी कंडीशन में सुधार है या कहीं बिगड़ तो नहीं गई है। ये जो होम केयर क्या करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अगर यही बच्चा अगर एनएम के पास जाता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, अगर वो देखती है कि जनरल डेंजर साइन में कोई एक साइन मौजूद है या चेस्ट इंड्रॉइंग है, तो सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर निमोनिया में उसको रेफर करेगी। आशा भी रेफर कर रही है, लेकिन यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन के साथ इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन भी देगी। मतलब आशा को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देना है, एनएम एमॉक्सिसिलिन ओरल के साथ इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन इंजेक्शन भी देगी। ये चेंज है। दूसरा, अगर हम नीचे जाए तो अगर डायग्नोसिस निमोनिया है तो इसमें एमॉक्सिसिलिन देगी और 5 दिन तक देके उसका इलाज कर सकती है। 5 दिन तक एमॉक्सिसिलिन देगी और 2 दिन बाद उसको बुलाएगी और देखेगी कि बच्चे की, फिर से उसका असेसमेंट करेगी, फिर से आकलन करेगी, ऊपर से नीचे तक फिर से जनरल डेंजर साइन, ब्रीदिंग उसकी मतलब रेस्पिरेटरी रेट, और साथ में चेस्ट इंड्रॉइंग देखेगी और क्लासिफिकेशन करेगी। अगर सीवियर निमोनिया में आ रहा है तो उसको एमॉक्सिसिलिन या जेंटामाइसिन देके भेज देगी। अगर निमोनिया में आ रहा है तो अब भी उसको रेफर कर देगी, क्योंकि इसको और ज्यादा जांच की और इलाज की आवश्यकता है। और अगर इसको नो निमोनिया है तो घर पे 5 दिन घरेलू इलाज करके 5 दिन बाद फिर से बुलाएगी और देखेगी कि बच्चे की स्थिति क्या है। देखने का मतलब ये रहता है कि उसका पूरा आकलन दोबारा करना है। अगर ऐसा ही मरीज अगर सीएचओ के पास जाता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पदस्थ होगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मतलब जो पुराने सब हेल्थ सेंटर या सब सेंटर बोलते थे वहां पर, वो क्या करेगा, असेसमेंट में कुछ चीज और भी देखेगा। जैसे वो पल्स ऑक्सीमीटर उनके यहाँ पे उपलब्ध है, अगर कहीं पे नहीं है तो उनको करा दिए जाएंगे, और वो ऑक्सीजन सेचुरेशन भी देखेगा। साथ में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रशिक्षण के बाद, और उनके 6 महीने से कोर्स है, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग और देंगे, उसके बाद इस योग्य हो जाएगा कि अगर बच्चे में वीजिंग है तो वो भी वो उसको देख पाएगा। तो इसमें
इसमें क्या करेगा, साइन अगर जनरल डेंजर साइन चारों में से एक भी अगर मौजूद है, अगर उसमें चेस्ट एंड्रॉइंग है या उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल 90 से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में डायग्नोसिस का सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर डिसीज करेगा और उसमें रेफर करना ही है। लाल में जो भी आएगा इस लेवल तक सबको रेफर करना है। ओरल एमॉक्सिसिलिन जो आशा भी दे रही थी, एमॉक्सिसिलिन प्लस इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन जो एनएम भी दे रहे थे, उसके साथ में अगर 90% से ऑक्सीजन कम है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करते हुए उसको हम रेफर करें। बस ठीक है। अगर उसके निमोनिया मतलब फास्ट ब्रीदिंग है तो उसमें ओरल एमॉक्सिसिलिन दे के उसका इलाज करेगी 5 दिन तक। और साथ में जब भी सीएचओ है ना, वो ट्रेनिंग के बाद एमॉक्सिसिलिन तो दे सकता है, लेकिन बाकी अगर कोई भी इलाज कर तो सकता है, लेकिन उसको टेली कंसल्टेशन से जो पीएचसी का इंचार्ज एमओ है या कोई मेडिकल ऑफिसर उससे चर्चा करके उसको देना है। अगर बच्चे में वीज प्रेजेंट है तो मतलब सीएचओ को 2 चीजें और देखनी है, एक पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का सेचुरेशन और दूसरा उसको बच्चे में वीज है कि नहीं है, ये उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर वीज है तो उसको एमडीआई से या फिर उसको वीजिंग के लिए उसके आगे उसका इलाज उसको करना, उसकी भी ट्रेनिंग इसमें शामिल की गई है। अगर बच्चे को निमोनिया भी नहीं है तो उसको कफ और कोल्ड रहेगा, क्योंकि ऊपर का अगर कोई भी साधन नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है, तो उसको घर पे रह के इलाज करना। कौन से? घरेलू साधनों से। अगर एमॉक्सिसिलिन से कर रहा है तो उसको 2 दिन बाद दोबारा बुलाना है उसकी कंडीशन देखने के लिए, और घरेलू इलाज कर रहे तो 5 दिन बाद दोबारा बुलाना है आकलन करने के लिए। तो सीएचओ को एक तो आना चाहिए ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना, दूसरा वीज को पहचानना, तीसरा ऑक्सीजन देते आना चाहिए, एमडीआई से उसको इनहेलर से देना चाहिए, और पल्स ऑक्सीमीटर का भी जो है उसका भी उसको उपयोग करते आना चाहिए। ये इस ट्रेनिंग में उनको शामिल किया गया है। इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सीएचओ को भी हम लोग ये सिखाएंगे जिससे कि ये दोनों चीजें कर सके, तभी अलग अलग कार्यकर्ताओं के द्वारा, हेल्थ केयर द्वारा अलग अलग ज्यादा उचित निमोनिया का प्रबंधन किया जा सकेगा। आगे बढ़ो। इलाज की बात कल हुई थी, 2 महीने तक के बच्चों की बात हुई थी, लगभग वही बात है। इलाज 2 प्रकार से करना है। एक, अगर किसी को रेफर किया गया है तो उसको एक खुराक देके भेज देना, और अगर रेफर नहीं किया गया है तो 5 दिन उसका इलाज करना है। तो 2 प्रकार से है। तो एमॉक्सिसिलिन अगर उसको रेफर नहीं किया गया है तो एमॉक्सिसिलिन का 2 महीने से लेके 4 महीने तक का या 4 से 6 किलो का बच्चा है तो 5 ml देना है। अगर गोली है तो आधी टेबलेट देना है। कौन सी गोली? जो 250 मिलीग्राम की है। और ये जितने एमॉक्सिसिलिन जब भी देते हैं दिन में 2 बार देते हैं, 5 दिन तक देते हैं। और अपन कोई भी गोली या सिरप देना है तो उसका कंसंट्रेशन जरूर देख लें, क्योंकि ये जो डोज बताया उन्होंने उस सिरप का बताया है जिसमें 5 ml में 125 मिलीग्राम, तो टेबलेट की हम बात कर रहे हैं तो 250 मिलीग्राम की टेबलेट होनी चाहिए। अगर 500 मिलीग्राम की तो अलग डोज हो जाएगा। पीडियाट्रिक अगर टेबलेट है 125 मिलीग्राम की तो अलग डोज हो जाएगा। तो कंसंट्रेंट देखने की हमको आवश्यकता रहेगी। तो अगर बच्चा 4 से 6 किलो का है या 2 से 4 महीने का है तो उसको 5 ml देंगे दिन में 2 बार। 250 मिलीग्राम की टेबलेट है तो आधी टेबलेट दिन में 2 बार 5 दिन तक। अगर 4 महीने से लेके 1 साल तक का है या 6 किलो से 10 किलो तक का है तो उसको 10 ml देंगे या एक टेबलेट देंगे 250 मिलीग्राम की। अगर 1 साल से लेके 5 साल तक, 1 साल से लेके 3 साल तक का बच्चा है या 10 से 14 किलो का है तो इसको 15 ml सिरप देंगे दिन में 2 बार, और 1.5 गोली देंगे 250 मिलीग्राम की। अगर 3 साल से लेके 5 साल का बच्चा है तो उसको सिरप देने का कोई मतलब नहीं है, उसको हम टेबलेट देंगे 250 मिलीग्राम की, और वो रहेगी 2 गोली दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। अब अगर सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिसीज है तो इसमें हमको क्या करना है? एक खुराक देना है एमॉक्सिसिलिन की, अगर मुंह से ले सकता है तो,
और अगर मुंह से ले सकता है तब भी एमॉक्सिसिलिन के साथ साथ हमको जेंटामाइसिन तो देना ही देना है। लेकिन कौन देगा, या तो एएनएम देगी या सीएचओ देगा। आशा को इंजेक्टेबल कोई सी भी दवाई नहीं देना है। इनकी अगर हम खुराक की बात करें तो जेंटामाइसिन जो है इंट्रामस्कुलर देंगे। ये जो हम बता रहे हैं इसका कंसेंट्रेशन हम जरूर देखें वायल के ऊपर, क्योंकि 40 मिलीग्राम 2 ml की भी आती है, 80 मिलीग्राम की भी आती है। तो ये जो डोज बता रहे हैं हम 80 मिलीग्राम 2 ml में जो है उस जेंटामाइसिन के इंजेक्शन की खुराक बता रहे हैं। ऐसे ही सिरप की बात कर रहा है, एमॉक्सिसिलिन की तो 125 मिलीग्राम पर 5 ml वाले की बात कर रहे हैं, टेबलेट की बात कर रहा है तो वो उस गोली की बात कर रहे हैं एमॉक्सिसिलिन की जिसमें 250 मिलीग्राम है टेबलेट में। अब इसमें अगर एज और वेट की बात करें तो 2 से लेके 4 मंथ का है, 4 से 6 किलो का है, 0.5 से लेके 1 ml। अगर एमॉक्सिसिलिन की बात करें तो 5 ml, गोली की बात करें तो आधी। जैसे 4 महीने से लेके अगर 1 साल का बच्चा है या 6 से 10 किलो का है तो 1.1 ml से 1.8 ml सिरप देंगे। एमॉक्सिसिलिन का 10 ml 250 मिलीग्राम की टेबलेट देंगे तो एक गोली देंगे। 1 साल से लेके 3 साल तक का बच्चा है इसको 1.9 से 2.7 ml देंगे। जेंटामाइसिन या इंजेक्टेबल की बात चल रही है ना, एमॉक्सिसिलिन रहेगी वो 15 ml देंगे, ओरली देंगे, और 250 मिलीग्राम की टेबलेट है तो 1.5 गोली देंगे। 3 साल से 5 साल का बच्चा है या 14 से 20 किलो का है तो जेंटामाइसिन को इंजेक्शन देंगे 2.8 ml से लेके 3.5 ml देंगे। सिरप देने की आवश्यकता नहीं है, 2 टेबलेट देंगे। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर डी शर्मा ने बड़ा अच्छा बताया कि सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि इनका पर केजी वेट के हिसाब से निकलते हैं। तो जेंटामाइसिन की बात करें तो 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, अगर एमॉक्सिसिलिन की बात करें तो 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। वे उस प्रकार से अगर कैलकुलेशन हमारे कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं या ये टेबल याद नहीं रख पा रहे हैं तो सर ने बोला है कि भाई जितना किलोग्राम का बच्चा है उतने ml का इंजेक्शन लगा लो जेंटामाइसिन का और उतने ml के सिरप एमॉक्सिसिलिन का दे ले। सबसे अच्छा फॉर्मूला है। अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो ये लगभग वही डोज आता है। तो इसके लिए जो है वी आर वेरी थैंकफुल टू सर कि उन्होंने बिल्कुल इजीली इतने आसानी से याद करने वाला लगभग आइडियल जो डोज है उसके बराबर वह डोज आ जाता है। हमने पहले भी कहा था कि जिन बच्चों को कोई लक्षण नहीं है और ना कोई जनरल डेंजर साइन है, मतलब ना जनरल डेंजर साइन है चारों में से, ना फास्ट ब्रीदिंग है, ना चेस्ट एंड्रॉइंग है, तो उसका क्लासिफिकेशन हमने क्या किया था, नो न्यूमोनिया कफ एंड कोल्ड। इसमें क्या करने के लिए बताया था कि बच्चे को घर पे भेज देंगे, हरे वाले इसमें आया था, कलर में आया था, और उसको घर पे बोलेंगे कि घर पे रह के घरेलू साधनों से उसका इलाज करें और 5 दिन बाद फिर से आए। तो वो घर पे हम क्या उसको सलाह देंगे, तो एक तो ये है कि बच्चे को अच्छे से कपड़े पहनाए जिससे कि बच्चे को हमेशा गर्म रहे और हाइपोथर्मिया या ठंडा बच्चा नहीं हो जाए। दूसरा बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखें। ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा बीमार भी है, इवन बुखार भी है, दस्त भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग हमको चालू रखना है। दूसरा बताया यहाँ पे इस एज ग्रुप में 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे आएंगे। एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाले, उनको बोलना है कि माँ का दूध ज्यादा पिलाएं, बार बार पिलाएं। अगर वो टॉप फीडिंग चालू हो गई है या 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू हो गई है, तो उनको फीडिंग चालू रखना और ब्रेस्ट फीडिंग भी चालू रखना 2 साल तक कम से कम। और बच्चे के लिए जो है घर के कुछ रेमेडीज ले सकते हैं अपन। उस रेमेडीज में सबसे अच्छी चीज है कि जितने तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा थे जिसमें पानी भी शामिल है वो दे सकते हैं अपन। और घर पे कुछ बने हुए कुछ चीजें हैं जो खांसी को कम करता है, उसमें फायदा करता है, लेकिन बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाला नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। क्या दे सकते हैं उसमें, शहद दे सकते हैं, तुलसी दे सकते हैं, अदरक दे सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनली घर पे कुछ काढ़े बनते हैं जिसको हर्बल कंकोक्शन बोलते हैं। तो ये जो सेफ रेमेडीज है, बाजार के सिरप जो है ना उनको नहीं देना है बिना डॉक्टर की सलाह के। घर में जो उपलब्ध है उनको अपन दे दें, जो अभी ऊपर बताए हैं। कई जगह पे और भी दूसरे हैं, बहुत सारे चलते हैं, तो लोकली जो अवेलेबल है उनके हिसाब से। अगर कोई बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसमें किसी भी प्रकार की ऊपर की कोई चीज नहीं देना है। अगर खांसी है तब भी शहद या फिर ना तुलसी या कोई काढ़ा उस पर नहीं देना है।
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है। और क्या करना है, बच्चे की नाक जो है वो साफ भी कर सकते हैं। और कई बार क्या रहता है कि जितना छोटा बच्चा रहता है ना, उसकी अगर नाक में सीक्रीशन है, म्यूकस है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इवन ये भी देखा गया कि कई बार किसी की फास्ट ब्रीदिंग चल रही है या डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, और देखते हैं कि नाक में उसका सीक्रीशन जमा है या म्यूकस जमा है, और उसको साफ कर देते हैं तो बच्चा अच्छे से सांस लेने लगता है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि अगर बच्चे में खास करके वीजिंग आ रही है, कोई साउंड आ रही है, एडेड साउंड आ रही है। वैसे तो हम लोग जब डिटेल में जाते हैं तो ग्रंटिंग और स्ट्रॉडर की बात करते हैं। यहाँ पे वीजिंग मतलब एडेड साउंड है, कोई अलग से सुनाई पड़ रही है, घड़घड़ाहट सुनाई पड़ रही है, और या तेज सांस है, तो एक बार देख लें कि बच्चे की नाक तो बंद नहीं है, तो उसको साफ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ना, इसमें नाक को क्लीन करने के लिए बाजार से कोई बहुत महंगे नेजल ड्रॉप लाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बस पानी को उबाल लें, उसको ठंडा कर लें और उसमें कॉमन सॉल्ट मिला ले। कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम घर पे वो नमक का उपयोग करते हैं खाने में, उसका लेगा। तो 250 ml या 1 गिलास पानी ले लें, और उसमें 2.5 ग्राम जो है, वो जो टीस्पून आता है उसका आधा ले लें अपन, तो वो 2.5 ग्राम हो जाएगा। उसको मिला लेंगे तो ये आपका तैयार हो गया। और इसकी नाक में अगर हम बूंदे डालेंगे तो नाक साफ हो जाएगी। अगर हम ENT सर्जन के पास जाते हैं तो बहुत बार वो महंगे नेजल ड्रॉप लिखते हैं, दे आर इक्वली इफेक्टिव एज नेजल ड्रॉप वी आर प्रिपेयरिंग एट आवर होम विथ हाउस हेल्ड रेमेडीज। लेकिन जिन बच्चों का जो पीले वाले में आ रहा है, उसमें हमने देखा था कि NM और CHO उनका 5 दिन तक एमोक्सिसिलिन ओरली देके इलाज कर रहे हैं। तो उसमें इलाज करने के बाद उनको 2 दिन बाद बुलाया है, लेकिन साथ में उनको ये बताना है कि अगर कुछ लक्षण बच्चे में आ रहे हैं तो 2 दिन का इंतजार नहीं करना है, बल्कि पहले ही आ जाना। तो ये लक्षण हमको, जिसका भी हम घर पे रह के इलाज कर रहे हैं, उनको हर एक बच्चे के पेरेंट्स को, जो भी माँ है या जो भी लेके आया, उसको हमको ये बताना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 दिन बाद बोला तो कई बार वो 2 दिन बाद ही आते हैं, भले ही बच्चे की ना तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई हो या और ज्यादा बीमार हो गया, जिसको घर पे रह के इलाज करना है, उसको हमको ये लक्षण बताने पड़ेंगे कि इनमें से एक भी लक्षण है तो बच्चे को तुरंत लेके आए, 2 दिन का इंतजार नहीं करें। तो कौन से लक्षण बताने हैं? बच्चा और बीमार पड़ गया, यहां से गए और इलाज करने के बाद भी और बीमार पड़ गया, या बच्चा जो है कुछ भी नहीं पी पा रहा है, या फिर माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, या बच्चे की तेज सांस चलने लगी है, या बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या बच्चे को बुखार आ गया, जिसको पहले बच्चे को बुखार नहीं था और अब उसको बुखार आ गया। तो अगर इनमें से कोई भी अगर दिक्कत मिलती है तो बच्चा के पेरेंट्स को बताएंगे, तुरंत आशा या NM या CHO या डॉक्टर जो भी सबसे नजदीकी और सबसे पहले उपलब्ध है उससे जाके मिले। तो ये सांस अभियान की आज हम लोगों ने चर्चा करी, तो उसमें से टेक होम मैसेजेस क्या है, कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए और हम लोगों को याद रखनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को 4 डेंजर साइन में से एक भी मौजूद है या उसकी छाती धंस रही है, तो ये सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिसीज है और इस बच्चे को तुरंत रेफर करना है। अगर बच्चे को कोई जनरल डेंजर साइन नहीं है, लेकिन चेस्ट ड्रॉइंग भी नहीं है, लेकिन तेज सांस चल रही है, तो ये निमोनिया है और उसका घर पे रह के इलाज किया जा सकता है एमोक्सिसिलिन से। अगर बच्चे को जनरल डेंजर साइन भी नहीं है, छाती भी नहीं धंस रही है, तेज सांस भी नहीं है, इसका मतलब बच्चे को निमोनिया नहीं है, साधारण खांसी या जुकाम है, और ऐसे बच्चे को घर पे रह के घरेलू साधनों से उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन उसको 5 दिन बाद दोबारा बुलाना है कि उसकी कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है, उसको देखने के लिए। जैसे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि सांस अभियान में, इन द सांस कैंपेन देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सोशल अवेयरनेस। तो अभी ये जो अभी हमने सेकंड पार्ट में चर्चा करी है किसके, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन ये इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि सोशल अवेयरनेस बढ़ाना। तो इसके लिए जगह जगह पे हम लोगों ने इसके जो है कैंपेन चलाएंगे, उसमें ना होर्डिंग्स लगवाएंगे, उसके बाद इनके बैनर लगवाएंगे, जिससे कि आम व्यक्ति भी पहचान सके कि बच्चे को निमोनिया होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। और इसके लिए हमने कुछ पंचलाइन दी हुई है। पंचलाइन है,
पंच लाइन क्या मतलब रहता है? वो रहता है कि कैची रहती है, एक बार में जो है ना तुरंत जो है वो याद रहे। तो कौन सी हो सकती है? चैन की सांस लेगा बचपन जब आप तुरंत पहचाने निमोनिया के लक्षण। ठीक है, और लक्षण कैसे पहचानना है? तो लक्षण पहचानने के लिए हमने फोटो के साथ जो है सब जगह हम इसको सभी गांव में हम ये पहुंचा रहे हैं। दिख रहा है खांसी या जुकाम का बढ़ना है, बच्चा तेज सांस ले रहा है, या सांस लेते समय पसली का चलना, या छाती का धंसना, या घरघराहट की आवाज आना, या तेज बुखार आ रहा। तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो तुरंत उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए, जिससे कि निमोनिया से बच्चे की बचाव हो सके। और ये सांस निमोनिया नहीं, बचपन से ही। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई सवाल होगा, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज इट्स ओवर टू आवर डायरेक्टर डॉक्टर डी शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील बुचके साहब। आपने जो निमोनिया के बारे में, सांस अभियान के बारे में डिटेल जानकारी दी और विस्तृत जानकारी, उसको कैसे पहचानें, उसका इलाज कैसे करें 2 महीने से 5 साल तक के बच्चों में, जिससे मॉर्टेलिटी काफ़ी बच्चों की हो जाती है। हर साल काफ़ी बच्चे एक्सपायर होते हैं, तो उनको बचाया जा सके उसके लिए अपने ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल से अपन को कोशिश करना है। आशा कार्यकर्ता से लेके हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एएनएम, डॉक्टर्स, सभी लोगों को प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ बच्चों का इलाज करना है। इसी का यही उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी और घर बैठे आपको मिले, और इसी जूम ट्रेनिंग क्लास का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बुचके साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू वेरी मच।